स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। क्यों दोस्तों मैं लेकर आ चुका हूं दोस्तों आप सभी के लिए वायरल पेपर यानी कि सामाजिक विज्ञान का 12 फरवरी को जो एग्जाम होगा दोस्तों उसके लिए दोस्तों वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 22 वायरल मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहने वाला। ठीक है, आप दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और 12 फरवरी के पेपर में तहलका मचा दीजिए। बहुत ही ज्यादा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम वायरल पेपर है, 100% दोस्तों 12 फरवरी के पेपर में देखने को मिलने वाला। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है हेनरी फोर्ड कौन था। ठीक है, हेनरी फोर्ड दोस्तों आपसे पूछा कौन है, लिखना है हेनरी फोर्ड कारों का एक बहुत बड़े निर्माता थे। कौन था? हेनरी फोर्ड कारों का एक बहुत बड़ा निर्माता। कारों मतलब सर कार कलेक्शन का बहुत बड़ा निर्माता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 2 नंबर दोस्तों पूछा है औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, औद्योगिक मतलब सर क्या होता है? कल कारखाना। क्या होता है? कल कारखाने वाला जो क्रांति हुआ था, ठीक है, उससे आप क्या समझते हैं? कल कारखानों से लेकर एक विद्रोह चालू हुआ था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा औद्योगिक क्रांति उस क्रांति को कहा जाता है जिसने 18वीं शताब्दी के उत्तरांत में उत्पादन की तकनीकी में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन कर दिए थे। इस क्रांति का श्रेय गणेश इंग्लैंड से ही हुआ है। देखिए मन कहने का मतलब क्या है समझिएगा पहले। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव में दोस्तों आपको बोला जाता है अपने शब्द में उत्तर को लिखे, जो लिखे हैं हो सकता है आप इसको मत भी लिखे, मतलब कि देखिए जो समझा देंगे या जो लिखा। ठीक है, अगर इसका एक वर्ड भी अगर आप समझ जाते तो इससे दोस्तों आप जो 100 वर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा दावा है। देखिए सबसे पहले औद्योगिक क्रांति मतलब क्या होता है? कल कारखाना। ठीक है, जैसे कि आप पेपर में लिख सकते हैं औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है कल कारखाना, यानी कि उस क्रांति को कहा जाता है। ठीक है, जिसने 18वीं शताब्दी, कब? 18वीं शताब्दी के उत्तरांत में उत्पादन की तकनीकी, जो भी उत्पादन होता था, ठीक है, कल कारखाना से, ठीक है, उसके तकनीकी में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन करते, यानी कि जितना माल उत्पादन होता था पूरा ही परिवर्तन हो गया। और इस क्रांति का श्री गणेश यानी कि जो शुरुआत वो इंग्लैंड से हुआ। कहां से हुआ है? इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति का शुरुआत कहां से हुआ है? इंग्लैंड से। ठीक है, तो यहां से दोस्तों 4-5 वर्ड अगर आप याद कर लेते हैं, औद्योगिक क्रांति का शुरुआत इंग्लैंड से हुआ। औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है कल कारखाना। औद्योगिक क्रांति उस क्रांति को कहा जाता है जिसने 18वीं शताब्दी के उत्तरांत में जो बहुत बड़ा उत्पादन किया, आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन कर दिया। ठीक है, तो अपने से लिख सकते हैं, पहले याद करना होगा। चलिए 3 नंबर दोस्तों कहता है क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? क्षेत्रीय मतलब सर क्या होता है? साफ साफ लिखा और इसका आसान भाषा में आपको कहीं नहीं मिलेगा। कहता है ऐसा राजनीतिक दल जो अपने क्षेत्र के हित के लिए कार्य करता, क्षेत्रीय दल कहलाता। अब देखिए सर क्षेत्रीय, क्षेत्र मतलब एक भाषा यहाँ पर पहले दे दिया। ठीक है, देखिए अगर जैसे कि अगर आप शब्द को भी पकड़ लेंगे तो आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, आपको दोस्तों देखिए कुछ भी लिखना होगा तो उसको पहले एक वर्ड को समझना जरूरी होता है। क्षेत्र मतलब क्या होता है? खुद का जो क्षेत्र होता है। ठीक है, ऐसा राजनीतिक दल जो अपने क्षेत्र के लिए, जैसे कि आपका क्षेत्र जहां भी है उसका क्षेत्र में कोई राजनीतिक दल या नेता या पार्टी होगा। ठीक है, तो वो अपने क्षेत्रीय दल के लिए हित के कार्य करता है, यानी कि उसी के देख रेखाव में कार्य करता, काम करता है। और इनकी कार्य करने की दायरा सीमित होती है, यानी कि सीमित होता है। ठीक है, ज्यादा मायने में ये काम नहीं करवा सकते हैं, कुछ ही मायने कुछ हद तक ये काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखिएगा। चलिए 4 नंबर कहता है खरीफ फसल किसे कहते हैं? खरीफ मतलब क्या होता है? खरीफ का मतलब ही दोस्तों देखिए, खरीफ का अगर आप शाब्दिक अर्थ या फिर अगर मेरा कहा हुआ हिसाब से मानते हैं, खरीफ मतलब होता है खारा। ठीक है, शाब्दिक अर्थ इसका हम नहीं बताया। ठीक है, हम अपना मन से बोले अगर आप याद कर लेते हैं तब। खरीफ मतलब होता है खारा, और खारा का मतलब होता है ऐसा चीज जिसको आप जून में देखते हैं। ठीक है, जून में देखिएगा तो एकदम खंखर हो जाएगा। ठीक है, जून जुलाई के महीना में पेड़ पौधों को देखिए खंखर मतलब पूरा खारा। ठीक है, एक ट्रिक मान के चलिए, ट्रिक से आप पढ़िएगा तो और अच्छा बनेगा। ठीक है, तो मतलब देखिए खरीफ मतलब होता है खारा, और खारा जो है वो कहाँ कब होता है? तो जून जुलाई के महीने में देखिएगा एकदम चिमराहट हो जाता है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है ऐसी फसल जिसे जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काट लेते हैं उसे खरीफ फसल कहते हैं। उदाहरण पूछेगा तो दे दीजिएगा धान दे दीजिएगा। ठीक है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि मस्त उदाहरण धान। धान मतलब सर चावल। क्या होता है? चावल, राइस। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखिएगा। चलिए 5 नंबर कहता है नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है? सर नेपाल में संघीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। जी हाँ, लिख दीजिए नेपाल में कैसा शासन व्यवस्था? तो संघीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट दोस्तों 6 नंबर कहता है विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है? सर ये क्या होता है सर विदेशी निवेश? तो विदेशी निवेश मतलब
बोले कि आपको एक वर्ड को याद करना, ठीक है। एक वर्ड आया विदेशी। विदेश मतलब विदेश से निवेश करेगा। क्या करेगा? निवेश करेगा। अगर ये भी चीज आप याद कर तो इससे भी बहुत पॉइंट आप लिख सकते हैं अपने मन से, ठीक है। क्योंकि साफ साफ दोस्तों एग्जामिनर आपको बोलता कि आप अपने जो भी आपका दिमाग में उसी से आप उत्तर को दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब कोई बाहरी देश के कंपनी द्वारा हमारे देश में या हमारे देश की कंपनियों में निवेश करता है तो उसे विदेशी निवेश कहते हैं। मान के चलिए कोई बाहर से, ठीक है, कोई व्यक्ति आ रहा है, मान के चलिए यूएसए से व्यक्ति आ रहा है जो भारत आएगा, इंडिया आएगा, ठीक है। इंडिया आया, वो जो वहां से आया और भारत में निवेश कर रहा है, ठीक है। बाहरी देश से आकर जो है अपना देश में निवेश कर रहा है, अपना देश की कंपनी में काम कर रहा है, कारोबार कर रहा है पैसा कमाने के लिए, ठीक है। लेकिन ज्यादातर देखिएगा इंडिया ही से जो है लोग जो है सऊदी अरब जाता है, यूएसए जाता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में उतना जो है पैसा नहीं है, ठीक है। तो मान के चलिए किसी प्रकार से अगर आप समझे यूएसए से इंडिया जाइए, इंडिया से यूएसए जाए, ठीक है। तो विदेशी निवेश में जो क्या होता है, दूसरा देश से आकर अपना देश में या फिर हमारे देश में काम करते हैं उसको विदेशी निवेश करते हैं, सिंपल भाषा, ठीक है। चलिए 7 नंबर इंपोर्टेंट, उदारीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? सर उदारीकरण मतलब क्या होता है? उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना, उन्हें हटा लेना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। उदारीकरण को हटा दो, कुछ नहीं करना। क्या करना है? इस शब्द को हटा दो और इसको हटाने से इकोनॉमिक्स पे डेवलप होगा, इकोनॉमिक्स डेवलप होगा, विकास होगा। सिंपल सा शब्द है। 1 नंबर दोस्तों जैसे समझा रहे एक बार समझ लीजिएगा, कभी दिक्कत ना होगा, ठीक है। उदारीकरण को हटा दो, प्रश्न में से लिख देना, इसको हटाने से क्या होगा? इकोनॉमिक्स बढ़ेगा, ठीक है, आर्थिक विकास बढ़ेगा, ठीक है। चलिए इतना ही तो लिखें, और क्या लिखें। अगर 3 नंबर का भी प्रश्न रहेगा चाहे 2 नंबर का तो आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है, जितना शब्द लिखे हैं, ठीक है। चलिए 8 नंबर का था 1929 ईस्वी का महामंदी के बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो 1929 की महामंदी के कारण जो बंगाल का पटसन पैदा करने वाले लोगों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। पटसन की कीमतें में भारी गिरावट आई, इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोग कर्ज में डूब गए। अब देखिए जब महामंदी हुआ तो क्या होगा? महामंदी मतलब देखिए एक बात हम लोग कह सकते हैं, ये 1929 को आप सामने इसको रखिए, ठीक है। महामंदी जो शब्द होता है दोस्तों ये गिरावट होता है, ठीक है। क्या होता है? किसी भी कोई भी चीज ग्रो हो रहा था वो क्या हो गया? गिर गया, ठीक है, गिरावट हो गया उसमें, ठीक है। तो जैसे कि आप बोला है पटसन पैदा करने, पटसन एक प्रकार का आपको पता होगा क्या चीज है, वो जो पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। अब जैसे कि बोला है कि जो बंगाल में महामंदी हुआ तो जो भी लोग पटसन पैदा करे तो अगर उसका पैसा में, ठीक है, जो वृद्धि में कमी हो गया तो कमी होने के बाद क्या होगा? तो कर्ज में डूबेगा आराम से, जाहिर सी बात है। तो साफ साफ यहाँ लिखा है कि 1929 ईस्वी का महामंदी के कारण बंगाल के पटसन पैदा करने वाले बहुत 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 क्या पड़ा? बुरा प्रभाव पड़ा, ठीक है। पटसन की कीमतें में भारी गिरावट आई, इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोग कर्ज में डूबे। इतना आसान तरीका से दोस्तों समझा रहे, कोई नहीं समझाएगा। चलिए 9 नंबर 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीन की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे, क्यों? अब देखिए इसका भी जवाब आप आराम से लिख सकते हैं। कैसे? क्या बोला? 19वीं सदी, इसको हटाइए, यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम कराने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते हैं। अब देखिए जो काम दोस्तों मशीन कर सकता है वो हाथ नहीं कर सकता है, जो काम हाथ कर सकता है वो काम मशीन नहीं कर सकता है, ठीक है। मतलब देखिएगा जो सुई काम करता है वो तलवार कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक है। ये कहावत आप सुने होंगे। तो जैसे कि मान के चलिए एक प्यारा सा डिजाइन बनाना है, ठीक है, सुंदर सुंदर चित्रकला बनाना है, तो जो मशीन से संभव नहीं है वो हाथ से संभव है, ठीक है। वही चीज यहाँ पर लिखे हैं, देखिए कैसे कैसे लिखे हैं, ठीक है। उत्तर में लिखना है 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीन की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे, जिनके निम्नलिखित कारण है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला लिखा है श्रमिकों की अधिकता। अगर दोस्तों मशीन नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है व्यक्ति के रोजगार में वृद्धि होगा, श्रम की मौसमी मांग ज्यादा से ज्यादा मांग होगा, मानवीय कौशल से बनने वाले उत्पादक की मांग, और मानव से जो भी वस्त्र बनता है, ठीक है, पहले से जानते होंगे कि बहुत ज़्यादा वो पहले जो मशीन पूरा एडवांस टेक्नोलॉजी था नहीं, अब तो पूरा हो गया। तो जहाँ जो मशीन जो हाथ जो जैसे बनाता था उसके उत्पाद से दोस्तों क्या होता? आकर्षण बढ़ता था, ठीक है। हाथ से बनी वस्तु के बीच में क्या बनता था? बहुत ही ज़्यादा आकर्षण बनता था, ठीक है। और मशीनों की समस्या से भी छुटकारा पा गया, कभी ग्रीस खत्म हो गया, कभी मोबिल खत्म हो गया, ठीक है, कभी इधर का चक्का उड़ गया,
तो इस वजह से साधारण से जो है हाथ वाला जो कोई दिक्कत नहीं होता, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, 10 नंबर कहता है पवन ऊर्जा पर टिप्पणी लिखे। टिप्पणी मतलब क्या होता है, कमेंट। ठीक है, टिप्पणी जो एक शब्द दिया है, ठीक है, शब्द है, इसका मतलब इंग्लिश मतलब होता है कमेंट। जैसे कि हम आपको बोलते हैं कोई दिक्कत होगा नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मतलब पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा के बारे में विस्तार से आपको कुछ बातें लिखनी है। ठीक है, जैसे कि लिखे कि बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। जो भी वायु बह रहा है आपके वायुमंडल में, ठीक है, उसी से उत्पादन क्या होता है, पवन ऊर्जा, जो कि वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है, एक और शब्द आ गया। ठीक है, नवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब ऐसा संसाधन जिसका असीमित भंडार है, ठीक है, बहुत मात्रा में उपलब्ध है, कभी समाप्त नहीं होगा। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है। अब जैसे कि दोस्तों विंड मिल आप देखे होंगे, ठीक है, विंड मिल आप देखे होंगे, जैसे कि यहाँ पर जो दोस्तों इस प्रकार से विंड मिल आपका रहता है। ठीक है, तो विंड मिल आप देखे होंगे कि जो पूरा एकदम ऊंचाई पर रहता है, पूरा एकदम हवादार जगह पे, ताकि बिजली भी प्राप्त होता है। ठीक है, जिसकी मदद से ऊर्जा उत्पन्न होती है, लिख दिया एनर्जी उत्पन्न होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर को लिखिएगा। आगे 11 नंबर कहता है राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य क्या है। कार्य मतलब कि इसका क्या क्या वर्क है जो है फेमस है राजनीतिक दल के। ठीक है, कुछ इसका विरोधी भी है, कुछ इसका भलाई भी है, विपक्ष है, पक्ष है। ठीक है, तो राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला, राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है। क्या करता है, जो भी नेता है वो क्या करता है, राजनीतिक में आता है, पॉलिटिक में आता है और चुनाव लड़ता है। जाहिर सी बात है, तो ये पॉइंट आपको लिखना होगा। राजनीतिक दल अपनी नीति और कार्यक्रम तय करता है जिसके आधार पर वह चुनाव लड़ सके। ठीक है, चलिए, और सरकार और जनता के बीच में मध्यवर्ता की भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर जनता के साथ मध्यवर्ता नहीं निभाएगा तो जनता वोट देगा नहीं। ठीक है, तो ये सब कॉमन बात है, आप लिख सकते हैं। चलिए, सरकारी योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी देना। अगर जो भी सरकारी कार्य हो रहा है उसके बारे में जनता को जानकारी नहीं देगा तो जनता जाहिर सी बात है उसके खिलाफ भड़केगा, और भड़केगा तो जो भी पार्टी उतरा है वो अभी हट जाएगा। ठीक है, तो अभी जैसे कि 2024 में चुनाव होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो अभी तक 11 प्रश्नों को देखिए, 11 प्रश्न और देखेंगे और सपोर्ट करते हैं तो। ठीक है, छोटा सा दोस्तों मांगे 100 लाइक इस वीडियो पे कर दीजिए। जल्दी से दोस्तों नेक्स्ट पार्ट 2 लेकर आने वाला, जो कि इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला। आज की इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।